बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू आइट चैनल आपके लिए लाए हैं कोरोना वायरस और उसके वैक्सीन की हकीकत। इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना वायरस, उसकी मोर्टेलिटी रेट और उसके वैक्सीन के बारे में कि वो उसका ऑथराइजेशन कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और WHO कैसे ऑपरेट करता है। जैसे आप सभी को पता है, कोरोना वायरस का पहला केस चाइना की एक सिटी वुहान में 8 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया गया था और इसके कुछ विजुअल्स हमें व्हाट्सएप पर भी मिले थे, जिसमें ऐसे बताया जा रहा था कि कोरोना वायरस से जो मौत हो रही थी वो सड़कों पर और लिफ्ट में गिरकर हो रही थी। लेकिन इसी बात का खुलासा एक भारतीय शख्स जिनका नाम आशीष कुर्मे है, इन्होंने ABP माझा के इंटरव्यू में कहा कि ये सारी चीज़ें गलत थी और ये सारी वीडियोस फेक थे। तो ये सारी वीडियोस जिसने भी शेयर की, उनका क्या इंटेंशन था इस बीमारी को लेकर? क्या लोगों के मन में खौफ पैदा करना था? तो आइए हम अब देखते हैं कि कोविड-19 कितनी खतरनाक बीमारी है। कोई भी बीमारी कितनी जानलेवा है, अगर उसको आपको पता करना है तो उसके लिए आपको मोर्टेलिटी रेट को एनालाइज करना होगा। और कोविड का जो मोर्टेलिटी रेट है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इट इज़ ओनली 3%। अभी तक कोरोना वायरस के टोटल केसेस आए हैं 10 करोड़ 97 लाख और इसमें से 97% पेशेंट्स ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं एंड ओनली 3% डेथ रेट है। और जहाँ तक कोरोना वायरस का सवाल है, हम इसको अगर दूसरी बीमारियों के साथ कंपेयर करें, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, तो स्मॉल पॉक्स और कोरोना वायरस का जो डेथ रेट है 3%, जो कि सेम है। सार्स, टाइफॉइड और येलो फीवर का मोर्टेलिटी रेट है अराउंड 7.5 to 10%, जो कि 3 से 4 गुना कोरोना वायरस से ज़्यादा है। और कुछ ऐसी बीमारी भी है जैसे कि रेबीज और HIV, जिनकी डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट होती है 90 to 99%। तो अब आप अगर कंपेयर करें सारी बीमारियों को, तो क्या आपको वाकई लगता है कि कोरोना वायरस इतनी बड़ी बीमारी है? आइए अब हम बात करते हैं इसकी वैक्सीनेशन के बारे में। पहले तो हम देखेंगे कि कोई भी वैक्सीन डेवलप करने में कितना समय लगता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ग्राफ दिखाया जा रहा होगा, सबसे कम समय किसी वैक्सीन को तैयार होने में लगा है तो वो है मीसल्स की वैक्सीन, और उसके लिए पूरे 10 साल लिए गए। और इसी को अगर हम कंपेयर करें कोरोना वायरस से, तो जैसे कि हम सबको पता है कि इसका जो वैक्सीनेशन आया है, ये 12 से 15 महीनों में ही इसका वैक्सीनेशन आ गया था। और जहाँ तक रेबीज़ और HIV का सवाल है, इनकी वैक्सीनेशन तो अब तक इजाद ही नहीं हुई है। अब हम जानेंगे कि कोई भी वैक्सीन का ऑथराइजेशन कैसे होता है। ऑथराइजेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है FDA अप्रूव्ड और एक होता है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। जहाँ तक FDA अप्रूवल का सवाल है, कोई भी वैक्सीनेशन को तभी FDA अप्रूवल मिलता है जब वो 1 से 2 साल तक उसका जब तक सेफ्टी ट्रायल्स नहीं हो जाता और जब तक वैक्सीन का इफेक्टिव डेटा, एफिकेसी डेटा जब तक नहीं आता, तब तक उनको FDA अप्रूवल नहीं मिलता है। पहले तो इनकी टेस्टिंग होती है जानवरों पर, जैसे कि रैट्स, और ह्यूमन ट्रायल्स। उसके बाद सब्सटेंशियल एविडेंस कलेक्ट किया जाता है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं। उसके बाद FDA अप्रूवल दिया जाता है। जहाँ तक EUA ऑथराइज्ड वैक्सीन का सवाल है, ये ओनली पैंडेमिक और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस में इस्तेमाल की जाती है। और एक मेजर डिफरेंस FDA और EUA में ये है कि अगर कोई भी इफेक्ट्स वैक्सीन लेने के बाद आपको कुछ होता है, FDA वैक्सीन लेने के बाद, तो आप उस कंपनी को लायबल ठहरा सकते हैं, आप उनको कोर्ट में घसीट सकते हैं और आप अपना कंपनसेशन
कोर्ट के ज़रिए ले सकते हैं। लेकिन EUA वैक्सीन को प्रेप एक्ट के थ्रू मैन्युफैक्चरर को एक इम्यूनिटी मिलती है जो कि मैन्युफैक्चरर को लायबल नहीं बनाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या डेथ रिपोर्ट होती है तो यू कांट गेट एनी कंपनसेशन फ्रॉम कोर्ट। और अब हम आपको बताते चले कि कोरोना वायरस का जो ऑथराइजेशन हुआ है ये EUA के अंडर हुआ है। तो इसके तहत अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो कंपनी या मैन्युफैक्चरर विल नॉट बी लायबल। तो इसके लिए अगर कोई भी इफ़ेक्ट्स आता है आपको तो उसका आप कंपनसेशन थ्रू कोर्ट नहीं मांग सकते। ऑथराइजेशन के बाद वैक्सीन का इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होता है और कोरोना वायरस में ऐसे बताया जा रहा है, जैसे आप सभी को पता है कि आपको 2 डोज लेने होंगे और पहला डोज तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आपने दूसरा डोज ना लिया हो। और ये जो वैक्सीन का कोर्स है दिस विल ओनली बी इफेक्टिव फॉर 6 to 8 months। इसका मतलब है कि 2 डोज या 2 जैब्स आपको 6 या 8 महीने के बाद फिर से लेने होंगे। स्टडीज़ ने बताया है कि जो कोरोना वायरस का न्यू म्यूटेंट है उसके लिए मे बी आपको तीसरा डोज भी लेना पड़ सकता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि कोरोना वायरस जितने बार अपना म्यूटेंट बदलेगा उतने आपको डोसेस लेने होंगे? अब तक किसी भी WHO ऑफिशियल या WHO ने अप्रूव या इसके बारे में कोई रिस्पॉन्स अब तक नहीं दिया है। अब जैसे वैक्सीन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है तो वैक्सीन लेने से पहले चंद सवाल जो आप खुद से कर सकते हैं। क्या ये वैक्सीन FDA अप्रूव्ड है? तो हमने जैसे ऑलरेडी आपको प्रीवियस में बताया कि FDA अप्रूव्ड नहीं है, ये वैक्सीन EUA ऑथराइज्ड है। क्या ये वैक्सीन का कोई लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा है? इसका भी जवाब नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा ओनली FDA अप्रूव्ड वैक्सीन में होता है, EUA ऑथराइज्ड वैक्सीन में नहीं होता है। क्या मैन्युफैक्चरर लायबल है फॉर एनी साइड इफ़ेक्ट्स? इसका जवाब भी नहीं है। EUA ऑथराइज्ड जो वैक्सीन होती है वो प्रेप एक्ट के अंडर आती है, जिसमें मैन्युफैक्चरर को इम्यूनिटी मिलती है फॉर एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी अगेंस्ट साइड इफ़ेक्ट्स। वैक्सीन लेने के बाद क्या आपको मास्क उतारना अलाउड है? तो इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन से आप कोविड-19 के अगेंस्ट इम्यून नहीं होते हैं, बल्कि इसके सिम्टम्स के अगेंस्ट इम्यून होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरों तक कोरोना वायरस फैला सकते हैं, इसीलिए आपको मास्क उतारना भी अलाउड नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको वैक्सीन लेनी है तो हम CDC का डेटा देखते हैं ऑन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। CDC एक सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो USA गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। इसमें वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है वैक्सीन के थ्रू तो उसका रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। हमने CDC के VAERS सिस्टम में अपने कुछ फ़िल्टर्स एंटर किए, जैसे कि टाइप ऑफ वैक्सीन, इसमें हमने कोविड-19 सिलेक्ट किया। लोकेशन में हमने USA सिलेक्ट किया। इवेंट में हमने एक्सट्रीम इवेंट पकड़ा है ऑफ डेथ, और ड्यूरेशन हमने कंसीडर किया है फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2021। तो इसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिला वो काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि टोटल ऐसे इवेंट थे 17,545। इसका मतलब ये था कि कोरोना वायरस वैक्सीन से 17,500 लोगों की मौत सिर्फ US में हुई, और इसके कुछ सिम्टम्स थे एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन और एलर्जिक रिएक्शंस। थोड़े मामलों में ऐसे भी हुआ
कि वैक्सीन लेने के फ़ौरन बाद शख्स की मौत हो गई। अब ये जो डेथ्स थे ड्यू टू वैक्सीनेशन, इसको कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया, जबकि ये CDC की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है और ये आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस वैक्सीन पर जिसके साइड इफ़ेक्ट्स मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किए हैं। उस वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका। इसको सबसे पहले सस्पेंड किया गया ऑस्ट्रिया में। यहाँ पर वो वैक्सीन देने के बाद एक शख्स की मौत तुरंत हो गई। तो इस वैक्सीन को 8 मार्च 2021 को ऑस्ट्रिया ने सस्पेंड किया। जब भी कोई वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की खबर आती है तो उस पर कुछ WHO का रिस्पॉन्स होता है। तो एज एक्सपेक्टेड 12 मार्च को 2021 WHO ने रिस्पॉन्ड किया कि एस्ट्राजेनेका इज सेफ और उसको क्लियरली बैक किया, जबकि ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज चल रहे थे। उसके बाद कई कंट्रीज़ ने जैसे कि जर्मनी, UK ने इस वैक्सीन को सस्पेंड किया और 7 अप्रैल को एक खबर आई कि EU यूरोपियन ड्रग रेगुलेटर ने एस्ट्राजेनेका को ब्लड क्लॉट से रिलेट किया। इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एस्ट्राजेनेका के माइनर जो साइड इफ़ेक्ट्स है या शॉर्ट टर्म जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो है ब्लड क्लॉट के। तो आप ही गौर कीजिए, अगर कोई हार्ट पेशेंट हो और उसको ये वैक्सीन दी जाती है तो क्या ये सही है? क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और नेक्स्ट पार्ट WHO, उसकी फंडिंग और बिल गेट्स के बारे में होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए।